गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं लेव सिमनोविच वाइगोस्की के बारे में, जिनका मनोविज्ञान के अंदर बहुत ही जाना माना नाम है। अगर आपको भी मनोविज्ञान के अंदर कुछ रुचि है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेव सिमनोविच वाइगोस्की, जिनका जन्म 1896 में ओरछा, जो कि एक रूसी साम्राज्य है और वर्तमान में बेलारूस के अंदर है, वहाँ पर हुआ। इनका निधन मात्र 37 वर्ष की आयु में 1934 में हो गया। यानी 1896 में से 1934 तक इनका जीवन काल है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करते हुए इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चर थ्योरी दी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज, संस्कृति और भाषा के महत्व पर बहुत बल दिया। 17 साल की उम्र में पीएचडी कर ली थी और रूस की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने लगे थे। कोल्ड वार की वजह से उनके कार्यों व विचारों पर महत्व नहीं दिया गया, किंतु दुनिया ने उनके कार्य को बाद में बहुत सराहा। संरचना निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक यानी संरचना मनोवैज्ञानिक और निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। निर्माणवाद की संकल्पना ही दो मूल सिद्धांतों से आती है, जिनमें से एक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक निर्माणवाद और दूसरा है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग इज़ आ टू स्टेप प्रोसेस। यानी वाइगोस्की के मुताबिक जो लर्निंग यानी अधिगम है वो एक टू स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर एक इंटरपर्सनल लर्निंग यानी अंतर्वैयक्तिक अधिगम होता है। इसके अनुसार जो लर्निंग होती है वो समाज में होगी, यानी जो बच्चा है वो समाज से सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में वह ज्ञान अर्जन करता है, यानी विद इन सोसाइटी बच्चा लर्न करता है। और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विद इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी समाज में रहकर ही वह ज्ञान को अपने आप ही अर्जित कर लेता है। इसके बाद जब हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बालक को अधिगम के अवसर देते हैं तो बालक इन अवसरों के साथ इंटरैक्शन करते हुए ज्ञान सूचनाओं का अर्जन करता है। इसे ही वाइगोस्की का अंतर्वैयक्तिक अधिगम कहते हैं। यानी बच्चा समाज में रहेगा, उसे अधिगम के अवसर दिए जाएंगे और बालक समाज में रहते हुए समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए, वातावरण के साथ इंटरेक्शन करते हुए अपने ज्ञान और सूचनाओं को अर्जन करेगा। और यही वाइगोस्की का अंतर्वैयक्तिक अधिगम है। सोशल कॉन्टेक्स्ट या बेसिक लर्निंग एंड लैंग्वेज, ये तीनों हमें इंटरपर्सनल लर्निंग में दिखते हैं। यानी इंटरपर्सनल लर्निंग के अंदर सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी समाज जो है आधारभूत लर्निंग, और जो लैंग्वेज यानी भाषा है, भाषा का प्रयोग तो वो करेगा ना इंटरेक्शन के लिए, तभी तो चीज़ों को समझेगा। यानी लेव वाइगोस्की कहीं ना कहीं भाषा को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट है उनकी लर्निंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है इंट्रापर्सनल लर्निंग यानी अंतःवैयक्तिक अधिगम। देखिए, इंटरपर्सनल में था औरों के साथ रह कर के लर्निंग करना, और इंट्रापर्सनल है स्वयं के अंदर। यहाँ पे 2 स्टेप्स बताए थे, ध्यान रखना, इंटरपर्सनल लर्निंग और इंट्रापर्सनल लर्निंग। इंटरपर्सनल हम पढ़ चुके हैं, समाज में रह कर के सीखना, और इंट्रापर्सनल लर्निंग के अंदर ये जो इंट्रापर्सनल लर्निंग होती है यह बालक के अंदर होती है और बालक स्वयं से अंतरक्रिया करता है, यानी विद इन चाइल्ड एंड इंटरेक्शन विद सेल्फ। इंटरपर्सनल में क्या था, विद इन सोसाइटी था, जबकि इंट्रापर्सनल में क्या है, विद इन चाइल्ड है। इंटरपर्सनल में क्या था, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज विद इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इंट्रापर्सनल में क्या है, इंटरेक्शन विद सेल्फ। इस अधिगम में बालक इंटरपर्सनल लर्निंग से प्राप्त ज्ञान व सूचनाओं की अपने साथ अंतःक्रिया करता है।
इंटरपर्सनल लर्निंग में तो वो सीखा है, उसने ज्ञान और सूचनाएं प्राप्त की, लेकिन अब वो स्वयं के साथ अंतःक्रिया कर रहा है। उसके पास पहले से ही कुछ थॉट्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जिनके साथ वह नए ज्ञान और सूचनाओं की अंतःक्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण करता है। संज्ञानात्मक विकास या चिंतन का आधार अंतःवैयक्तिक अधिगम है, यानी इंट्रापर्सनल लर्निंग है। बालक बाहर से सीख कर तो ज़रूर आता है, लेकिन जब वो अपने अंदर शोध करता है, अपने अंदर चिंतन करता है, तो उसका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। इसी इंट्रापर्सनल लर्निंग को छोटे बच्चे बोल बोल कर करते हैं, यानी छोटा बच्चा अपने आप से बातें करता है और बोल बोल कर अपने आप से बातें करता है, और इसे ही वाइगोस्की ने निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच कहा है। बच्चा बाहर देखता है, समाज से सीखता है, उन्हीं बातों को स्वयं अकेला अपने आप से करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने चिंतन को बढ़ाता है। और अपने आप से जब वो ज़ोर ज़ोर से बोल कर के बातें करता है, तो वाइगोस्की उसे क्या कहते हैं, उस बच्चे की प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइगोस्की कहते हैं कि हमें समाज से भाषा के द्वारा चीज़ें मिलती हैं, फिर हम उन पर अपना चिंतन करते हुए ज्ञान का निर्माण करते हैं और इस निर्मित ज्ञान को अपनी भाषा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं दोनों तरह के अधिगम के आधार पर वाइगोस्की अधिगम और विकास की रूपरेखा देते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पहला स्टेप है, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। शिक्षक को ज़बरदस्ती अपना ज्ञान बालक के ऊपर थोपना नहीं है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराने हैं, जिससे बालक इंटरपर्सनल लर्निंग के द्वारा सूचनाओं का अर्जन कर सके और इंट्रापर्सनल लर्निंग के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास हो। यानी अध्यापक को ज़बरदस्ती बालक पर कुछ भी थोपने की बजाय उसे अवसर देने हैं, जिससे वो क्या करेगा, इंटरपर्सनल लर्निंग के द्वारा तो सूचनाओं को अर्जन करेगा और फिर इंट्रापर्सनल लर्निंग के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा। उसके बाद है, अधिगम विकास से पहले होता है। वाइगोस्की ये भी कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट को लीड करती है, डेवलपमेंट का नेतृत्व करती है, डेवलपमेंट से आगे चलती है, यानी अधिगम जो है वो विकास से पहले ही हो जाता है। तो यहाँ वाइगोस्की पियाजे के विपरीत हो जाते हैं। पियाजे का कहना है कि अधिगम हमेशा विकास के बाद, विकास के उपरांत होता है, जबकि लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अधिगम है वो विकास से पहले होता है, पहले बच्चा सीखता है और फिर उसका विकास होता है। नेक्स्ट है, अधिगम और विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अलग नहीं किया जा सकता। ये लेव वाइगोस्की कहते हैं कि सब कुछ इंटरपर्सनल लर्निंग से शुरू होता है, यानी समाज में रह के बालक सीखता है, और इंटरपर्सनल अधिगम समाज और संस्कृति में ही होता है, जब बालक समाज में सामूहिक गतिविधियां करता है। जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ गायब होंगे, वहाँ अधिगम भी नहीं होगा। इसलिए शिक्षा को दैनिक जीवन से जोड़ने, सामूहिक गतिविधियों की बात की जाती है। भाषा अधिगम और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो लेव वाइगोस्की ये भी कहते हैं, क्योंकि बालक इंटरपर्सनल लर्निंग में सूचनाएं प्राप्त करेगा, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, और इंट्रापर्सनल लर्निंग में इन सूचनाओं पर चिंतन करेगा, वो भी किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। यानी सब कुछ भाषा के माध्यम से ही तो हो रहा है। तो इसीलिए लेव वाइगोस्की ने कहा है कि अधिगम और विकास में केंद्रीय भूमिका भाषा ही निभाती है। अब है शिक्षण अधिगम प्रतिमान, यानी टीचिंग लर्निंग मॉडल ऑफ वाइगोस्की।
सबसे पहला है समूह क्रियाविधि, जिसे हम ग्रुप एक्टिविटीज़ कहते हैं। सभी प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं समूह क्रियाविधियों में क्रियान्वित होनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? लेव वाइगोस्की कहते हैं। अब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है ना, वो हमें 3 चीज़ें देती हैं। पहला क्या देती हैं? अंतर्वैयक्तिक अर्जन के अवसर, यानी इंटरपर्सनल एक्वाइजेशन के अवसर उपलब्ध होते हैं। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल ज्ञान का निर्माण, उसके लिए स्थान। समूह में बालक की भूमिका और दायित्व अंतर्वैयक्तिक अधिगम प्रदान करेगी। यानी दोनों वही चीज़ें आ गई ना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट है दूसरा, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें अब क्या है? समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। अब जब बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज़ करेगा तो समाजीकरण भी सीखेगा, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में समाजीकरण भी प्रमुखता में होता है। बच्चे सहकार यानी कॉपरेशन सीखते हैं, जिम्मेदारियां यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीखते हैं, परानुभूति एम्पैथी उनके अंदर आती है, सहयोग कोलैबोरेशन आदि, ये सब वो ग्रुप एक्टिविटीज से सीखते हैं। सेकंड है सहकारी सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेशन लर्निंग। होती क्या है? ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी समूह गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के साथ अपने कौशलों को साझा करते हुए, एक दूसरे का आकलन करते हुए सीखते हैं, उसे ही सहकारी या सहयोगात्मक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक यानी टीचर की क्या भूमिका होती है? सहकारी या सहयोगी अधिगमकर्ता जो कोऑपरेटिव लर्नर है वो शिक्षक है। इसके अंदर शिक्षक भी क्या है? एक सहकारी या सहयोगी अधिगमकर्ता ही है। यानी शिक्षक जो है वो ग्रुप का एक अन्य सदस्य ही होगा, जैसे कि ग्रुप के सभी सदस्य हैं जो कि सीख रहे हैं, साथी के रूप में रहेगा और सहकारी अधिगम को संपन्न कराएगा। ऐसे शिक्षक को वाइगोस्की क्या नाम देते हैं? ऐसे शिक्षक को वाइगोस्की नाम देते हैं MKO, यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर। नेक्स्ट है MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक संज्ञान वाला साथी, और वो कौन है? जिसे ज़्यादा ज्ञान है। तो हम अध्यापक यहाँ उसको मान सकते हैं। तो सहकारी अधिगम की समूह गतिविधियों में हर एक सदस्य की 2 भूमिकाएं होती हैं। एक होता है लीडिंग यानी नेतृत्व देना, और दूसरा होता है फॉलोइंग यानी अनुसरण करना। यानी जितने भी सीखने वाले वहाँ बैठे हुए हैं वो लीडर का भी काम करते हैं और वो फॉलोअर का भी काम करते हैं। यानी वो अपने ग्रुप को लीड भी करेगा हर बच्चा, और हर बच्चा जब दूसरा उसे लीड करेगा तो उसको फॉलो भी करेगा। तो सहकारी अधिगम की समूह गतिविधियों में हर सदस्य की कितनी भूमिकाएं होती हैं? 2। एक नेतृत्व देना और एक अनुसरण करना। ग्रुप का जो सदस्य जिस क्षेत्र में अधिक नॉलेज रखता है उस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि में वह नेतृत्व कर रहा होता है, और बाकी सदस्य उसका क्या कर रहे होते हैं? अनुसरण कर रहे होते हैं। तो अब जो उसे जहाँ ज़्यादा नॉलेज है वो वहाँ पे अगर लीड कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाएगा। तो इसी नेतृत्वकर्ता को MKO कहते हैं। MKO यानी वह व्यक्ति जो समूह में बालक से अधिक ज्ञान, बोध और कौशल रखता है, यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स जिसके अंदर ज़्यादा होती हैं समूह में, वही MKO कहलाता है। सामान्यतः MKO कोई शिक्षक हो सकता है, कोई कोच, कोई वयस्क यानी बड़ा आदमी जो कि औरों को क्या दे रहा है? औरों से ज़्यादा नॉलेजेबल है और उन्हें क्या दे रहा है? कोई सहायता कर रहा है उनकी। इसके अलावा कोई साथी, उम्र से छोटे व्यक्ति, यहाँ तक कि हमारी किताबें, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, भाई इनके अंदर भी तो बहुत नॉलेज होती है ना, तो ये भी MKO की भूमिका निभा सकते हैं। तो MKO की भूमिका में शिक्षक, कोच, वयस्क और उसके साथ ही कोई साथी, उम्र से छोटा व्यक्ति भी
हो सकता है, और यहाँ तक किताबें, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, ये सभी भी एमक्यू की भूमिका निभा सकते हैं। फिर बात आती है जेडपीडी की। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे जो जेडपीडी है, देखो यहाँ पे हमें एक फिगर दिखाई दी है, तो इसका जो नीचे वाला बेस है वो है प्री लेवल ऑफ लर्निंग यानी सीखने से पहले का समय, और जो ऊपर वाला जो हमें सरफेस दिख रहा है वो है पोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के बाद वाला स्तर, और बीच का जितना भी क्षेत्र है वो क्या है, वो है हमारा जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो सीखने वाला बंदा है वो प्री लेवल ऑफ लर्निंग से पोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग तक पहुंचा है इस क्षेत्र से गुजर के, किसकी मदद से, एमक्यू की मदद से। तो बीच में उसने सहायता किसकी ली, मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता ली। तो यहाँ से पूर्व अधिगम का क्षेत्र क्या होता है, जहाँ बच्चा बिना किसी की सहायता से स्वयं पहुँच सकता है, और उत्तर अधिगम स्तर क्या होता है, जहाँ बच्चा किसी की सहायता से पहुँचता है। तो अब हम बात करते हैं पहले अधिगम का पूर्व स्तर यानी प्री लेवल ऑफ लर्निंग। हमें बच्चे के इस स्तर की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की जितनी भी लर्निंग होगी वह इसी स्तर से तो प्रारंभ होगी। भाई हमें पता होना चाहिए ना बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है, बच्चा कहाँ तक स्वयं पहुँच रहा है ना। तो हमें उस चीज़ पर थोड़ी फोकस करना है, वहाँ तक बच्चा स्वयं पहुँच सकता है, पहुँच रहा है और उसे इतनी नॉलेज है, तो हमें उसे आगे की तरफ बढ़ाना है। तो हमें उसका फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई बच्चा यहाँ तक पहुँच चुका है अपनी ही बल से, अपनी ही हेल्प से। अब यह अधिगम का वह स्तर है जिस स्तर की गतिविधि या समस्या बालकों को देने पर वह आसानी से इसको हल कर लेते हैं बिना किसी की सहायता के। यानी प्री लेवल कौन सा है लर्निंग का, जिस लेवल तक के जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें बच्चा स्वयं बिना किसी की सहायता से हल कर ले। नेक्स्ट है बच्चा अधिगम के किस स्तर को प्राप्त कर चुका है, इसकी पहचान के लिए हम स्थापना आकलन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही है कि अधिगम के किस स्तर को प्राप्त कर चुका है बच्चा, इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं कि किसका आकलन करते हैं, स्थापना आकलन करते हैं यानी प्लेसमेंट असेसमेंट। अधिगम का उत्तर स्तर यानी पोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, संभावित स्तर ये होता है एक्सपेक्टेड लेवल यानी जो हमने एक्सपेक्ट किया है, जो हमने संभावना लगाई है कि भाई हमें बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना है, तो वो हो गया उत्तर स्तर। अधिगम का वह स्तर जिस स्तर तक हमें बालक को ले जाना है वो है अधिगम का उत्तर स्तर। एमक्यू की सहायता से ले जाना है, और किस में से गुजर के जाना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, यानी जो वो क्षेत्र है ना कि उस क्षेत्र से गुजर के ले जाना। कितने क्षेत्र से, जहाँ बच्चा पहले से पहुँच चुका है वहाँ से लेकर के जहाँ तक हमें बच्चे को ले करके जाना है उस क्षेत्र से गुजर के जाना, किसकी मदद से, एमकेओ की मदद से। तो एमकेओ की सहायता से जेडपीडी में संपन्न हुई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद बालक जिस स्तर को प्राप्त करेगा वह अधिगम का उच्च स्तर होगा। अब पाठ्यक्रम के संदर्भ में जेडपीटी का क्या रोल है, पूर्व अधिगम स्तर और उत्तर अधिगम स्तर के मध्य का अधिगम क्षेत्र जहाँ समूह गतिविधि के दौरान वास्तविक अधिगम संपन्न होता है उसे जेडपीडी कहते हैं। तो ये क्या है, ये अधिगम का वो क्षेत्र है, क्या है, अधिगम का क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ के बीच में, पूर्व अधिगम स्तर से उत्तर अधिगम स्तर के बीच का क्षेत्र है ना, जहाँ समूह गतिविधि करता है बालक और फिर वास्तविक अधिगम संपन्न हो जाता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता के संदर्भ में, वो किसके संदर्भ में था, वो जेडपीडी की डेफिनेशन किसके संदर्भ में थी, पाठ्यक्रम के संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे अधिगमकर्ता के संदर्भ में जब जेडपीडी क्या है। जेडपीडी अधिगम का वह क्षेत्र जहाँ अधिगमकर्ता एमकेओ की सहायता से समूह क्रियाविधियों या प्रदत्त कार्य को करते हुए अधिगम को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है शिक्षक के संदर्भ में जेडपीडी क्या है। जेडपीडी अधिगम का वह क्षेत्र है जहाँ शिक्षक अधिगम प्रक्रियाओं के लिए योजना बनाता है, गतिविधियों को डिजाइन करता है, बालकों को सहायक संरचना यानी स्कैफोल्डिंग
स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्माण किस पर डिपेंड करता है, जेडपीडी पर ही निर्भर करता है। भाई अध्यापक उसी हिसाब से तो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नियोजित करेगा ना, जेडपीडी के हिसाब से ही। तभी तो शिक्षक को पता होना चाहिए बच्चे का प्री लेवल क्या है और शिक्षक को उसे किस पोस्ट लेवल तक ले जाना, उसके लिए उसे क्या क्या करना होगा। तो ये शिक्षक के संदर्भ में जेडपीडी की डेफिनेशन है। एक शिक्षक कक्षा में गया तो उसका सबसे पहला काम होगा अधिगम के पूर्व स्तर का पता लगाना, यानी पता होना चाहिए शिक्षक को कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है उनका जो पूर्व स्तर है वो कितना है, उन्हें कितनी पहली नॉलेज है। अब वो कैसे पता लगाएगा? स्थापना आकलन के द्वारा, यानी प्लेसमेंट असेसमेंट का प्रयोग करके वह अधिगम के पूर्व स्तर का पता लगाएगा। फिर लर्निंग आउटकम्स और पाठ्यक्रम को देखकर अधिगम के उत्तर स्तर को चुनेगा कि भाई उनके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं और पाठ्यक्रम के हिसाब से फाइनल उसे बच्चों को कहाँ तक पहुँचाना है, जहाँ तक उसे बालक को ले जाना है। अधिगम के उत्तर स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्र जो कुछ भी करेंगे वह सब जेडपीडी का ही एक हिस्सा होगा। जैसे शिक्षक योजना बनाना, गतिविधियों को डिजाइन करना, गतिविधियों को क्रियान्वित करना, सहायक संरचनाएं प्रदान करना यानी स्कैफोल्डिंग, रूपात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सब जो शिक्षक कर रहा है ना, ये जेडपीडी का ही एक हिस्सा है। उसके बाद विद्यार्थी क्या करेगा? गतिविधियों में भाग लेगा। भाई जब वो भाग ही नहीं लेगा तो फिर उसे सहायता मिलेगी कैसे? तो वो गतिविधियों में भाग लेगा, फिर वो प्रश्न भी पूछेगा, स्वयं उत्तर भी देगा, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग चल रही है ना, तो वो उस गतिविधियों में भी भाग लेगा, प्रश्न भी पूछेगा, उत्तर भी देगा और साथियों की अपनी की सहायता भी करेगा। तो नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग को हिंदी में सहायक संरचना, पाड़, ढांचा या मचान भी कहते हैं। बालक के अधिगम को सहायता पहुंचाने के लिए वयस्कों के द्वारा यानी एमकेओ के द्वारा दिया जाने वाला जो टेम्परेरी सपोर्ट होता है, जो गाइडेंस होती है या जो हेल्पिंग स्ट्रक्चर होता है, उसे ही वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी दी जाने वाली हेल्प स्कैफोल्डिंग कहलाती है और जो हेल्प देता है उसे एमक्यू कहते हैं। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है ये भी, कि रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण और व्युत्क्रमणात्मक शिक्षण क्या होता है। शिक्षण की यह विधि वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग छात्रों के रीडिंग कंप्रेंशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। यह विधि छात्रों में पठन सामग्री यानी टेक्स्ट से अधिगम प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पठन सामग्री से अधिक अधिगम प्राप्त करने की क्षमता बच्चे के अंदर पैदा हो, इसीलिए रेसिप्रोकल टीचिंग कराई जाती है। इस विधि में पठन सामग्री से अवबोधन प्राप्त करने के लिए शिक्षक और अधिगमकर्ता कोलैबोरेट यानी सहकार करते हैं। 4 रीडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं यूज्ड की जाती है इस मेथड में, वो कौन कौन सी है? सार करना यानी समराइजिंग, यानी पहले जो भी टेक्स्ट है उसको समराइज किया जाता है। फिर है प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चनिंग, फिर है स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफाइंग, और फिर है पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्टिंग। अब देखिए, शिक्षक कुछ विद्यार्थियों का ग्रुप बनाता है जिसमें शिक्षक स्वयं भी शामिल होगा। आदर्श समूह संख्या 3 से 6 बच्चों की हो सकती है। 3 से कम में तो समूह ही क्या बनेगा, 1 या 2 बच्चों का, और 6 से ज़्यादा में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो इसीलिए 3 से 6 बच्चों का आदर्श समूह होता है। शिक्षक सभी छात्रों को टेक्स्ट देता है, सभी ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद सभी लोगों को बारी बारी से 4 तरीके के रोल निभाने हैं, जिसमें समराइज करना समराइजर का काम होता है, क्वेश्चन पूछना क्वेश्चनर का काम होता है, क्लैरिफाई जो करता है वो क्लैरिफायर है, और जो पहले से अनुमान लगाता है वो प्रेडिक्टर है। तो अब बात करते हैं हम पहला समराइजर।
पढ़े हुए टेक्स्ट को, उसके सार को अपने शब्दों में सभी को बताता है और इससे मुख्य जानकारी को पहचानने और समझने में मदद मिलती है। सेकंड है प्रश्न पूछने वाला प्रश्नकर्ता यानी क्वेश्चनर। पढ़े हुए टेक्स्ट पर बहुत सारे प्रश्न बनाकर सभी लोगों से वो प्रश्न पूछेगा। प्रश्न स्पेसिफिक जो है डी टेक्स्ट था और मेन आइडिया या निष्कर्ष से संबंधित हो सकते हैं। जो स्पेसिफिक डिटेल है या जो मेन आइडिया है उसमें से जो निष्कर्ष निकलता है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। जो क्लैरिफायर है, इससे सभी छात्र पठन के उन हिस्सों के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हैं जो उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, यानी जहाँ पे बच्चे क्या है डाउट में हैं तो उनका स्पष्टीकरण ये देगा क्लैरिफायर। इसमें अस्पष्ट शब्दावली यानी जो वोकैबुलरी उनकी समझ नहीं आ रही, अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट और बयानों यानी स्टेटमेंट पर सवाल उठाना शामिल हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्टर। अब प्रेडिक्टर ये बताएगा कि लेखक क्या कहना चाहता है। जैसे यदि टेक्स्ट एक कहानी है तो आगे क्या घटना घटित होने वाली है, आगे कहानी में क्या हो सकता है, उसे प्रेडिक्ट करेगा। बारी बारी से ग्रुप के सदस्यों के रोल बदलते जाएंगे, यानी कभी कोई क्वेश्चनायर का काम करेगा, कभी कोई समराइजर का काम करेगा, कभी कोई प्रेडिक्टर का और कभी कोई क्वालिफायर का, यानी कि बच्चों के रोल बदलते जाएंगे। तो बारी बारी से ग्रुप के सदस्यों के रोल बदलते जाएंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक की भूमिका छात्रों को छोटे समूह के भीतर चारों रणनीतियों का सफलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता का मार्गदर्शन और पोषण करता है। जैसे जैसे छात्रों में कौशल विकसित होता है, शिक्षक की भूमिका कम होती जाती है। धन्यवाद।